नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे भूवायु तंत्र के अंतर्गत वायुदाब पवने टॉपिक के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर टॉपिक था हमारा, टॉपिक का नाम देखते हैं, स्थानीय पवनों के बारे में, गर्म पवने और ठंडी पवने, ये हम चर्चा कर रहे थे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। तो टॉपिक हमारा चल रहा था स्थानीय पवनों से रिलेटेड, गर्म व ठंडी पवने हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे। नमस्कार सभी को, जल्दी से टॉपिक से जुड़े और आ जाते हैं टॉपिक, रिवाइज करते हैं जल्दी से। 5 मिनट में कल जो पढ़ा था हमने उसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमने देखे कल यहाँ पवनों के बारे में लिखा था, याद करिए। हमने यहाँ पर पढ़ा था गिबली, सिरोको, लेवेस, लेस्ट और सारा मरुस्थल से जो प्रवाहित होती है विभिन्न सारी पवने, इनके बारे में। और हार्मेटन और बर्ग, हार्मेटन को कहा जाता है डॉक्टर पवनों की संज्ञा दी जाती है, और बर्ग कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका देश में चलने वाली पवने। तो टॉपिक पढ़िएगा, जल्दी से आइए, जल्दी जुड़िए। और कल वाला जो रिवाइज करते हैं, हार्मेटन का तात्पर्य कहलाता है डॉक्टर पवने कहलाती है, गिनी खाड़ी क्षेत्र में चलती है। बर्ग चलती है दक्षिण अफ्रीका देश में। और फॉन पवने फ्रांस राज्य से स्विट्जरलैंड की ओर चलती है, अंगूर के बागानों से चलती है, अंगूर को जल्दी पकाने में सहायता करती है, शराब उद्योग का विकास होता है। पवनों का नाम कहलाता है फॉन, पवनों के नाम से जाने जाते हैं। फ्रांस राष्ट्र का पेरिस नगर शैंपेन शराब के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध नाम कहलाता है फ्रांस का पेरिस नगर। पवने कहलाती है फॉन, पवनों के नाम से जानी जाती है। कल चित्र भी देखा था हमने। गुड मॉर्निंग सभी को। चिनूक पवने, ये पवने संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत को पार करके प्रेरिज घासभूमि पर जमे बर्फ को पिघालने में सहायता करती है। तो प्रेरिज घासभूमि पर जमे बर्फ को पिघालने में सहायता करने वाली पवने पशुचारण में मदद करती है। इन्हें स्नो ईटर या हिम बक्षिणी पवनों के उपनाम से जाना जाता है। पवनों का नाम कहलाता है, यहाँ पवने कहलाएगी चिनूक, पवनों के नाम से जानी जाती है। और अगली हमने पढ़ा था मध्य अमेरिका में पवने बहती है, नाम कहलाती है ब्लैक रोलर के नाम से। और अब कैलिफोर्निया प्रांत में गर्म पवने बहती है, नाम कहलाती है सांता आना के नाम से जाना जाता है। यूएसए देश के कैलिफोर्निया प्रांत में चलने वाली गर्म पवनों का नाम, यह हमने पढ़ा था, देखिए अनेक सारी पवने। और जोंडा अर्जेंटीना देश में चलने वाली गर्म पवने कहलाती है जोंडा के नाम से। चित्र देखे थे लास्ट हमने, यहीं पर ही देखे, अच्छे से देखेगा, ठीक है। कल जिनको फोन किया था नहीं मिले, वापस एक बार हो जाएगा, टाइम आने पर वापस कॉल कर देंगे, ठीक है। अर्जेंटीना देश में चलने वाली गर्म पवने कहलाती है जोंडा के नाम से जानी जाती है। जापान देश में चलने वाली गर्म पवने योमा के नाम से जानी जाती है। और काराबुरान चीन देश में चलने वाली गर्म पवने कहलाती है लू। भारत में राजस्थान से बिहार की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क व धूलभरी पवनों को, गर्म, शुष्क व धूलभरी पवने जो राजस्थान से बिहार की ओर चलती है उसे कहा जाता है लू के नाम से जाना जाता है। तो लू पवने कहलाती है, भारत में राजस्थान से बिहार की ओर चलने वाली गर्म पवनों के नाम से जाना जाता है। अगली पवने कहलाती है कोयम बैंक के नाम से। कोयम बैंक कहलाती है इंडोनेशिया देश से प्रवाहित होने वाली गर्म पवने। ये पवने तंबाकू की खेती में हानिकारक होती है, ये हमने लास्ट पढ़ा था, याद करिए। इंडोनेशिया देश भूमध्य रेखा पर कई सारे छोटे बड़े द्वीप है, सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, सुलेवासी, इन द्वीपों को मिलाकर कहा जाता है इंडोनेशिया। वर्ल्ड मैप में कहे तो इनकी लोकेशन देखिएगा, इंडोनेशिया देशों की, इंडोनेशिया देश के द्वीपों की लोकेशन है। यहां पर एक द्वीप है, द्वीप का नाम कहलाता है, यहां पर द्वीप है, द्वीप का नाम है सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो और ये कहलाता है सुलेवासी। इन द्वीपों को मिलाकर नाम दिया जाता है इंडोनेशिया। ये इंपॉर्टेंट द्वीप है। और वैसे इसमें अर्थात जो 36,000 द्वीप शामिल है, 36,000 शामिल है। हाँ बिल्कुल सही कहा देश राज्य आपने। जोंडा पवने उरुग्वे में भी चलती है, लेकिन मुख्य रूप से अर्जेंटीना में। तो मैं एक ही नाम लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है, वही मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर कहलाती है सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, सुलेवासी, इन सभी द्वीपों में चलने वाली पवने कहलाती है। इन पवनों का नाम कहलाता है कोयम बैंक के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर जब ये पवने चलती है इंडोनेशिया देश में, यही मैप बनाया था वहां पर, इंडोनेशिया देश में जब चलती है तंबाकू की खेती के लिए नुकसानदायक होती है। तंबाकू की फसल होती है वो खराब हो जाती है, नाम कहलाती है
कोयम बैंक के नाम से जानी जाती है। ये पवने कहलाती है कोयम बैंक के नाम से जानी जाती है। यहां तक लास्ट लिखा था, चित्र बना लीजिए। मेरे ख्याल से कोयम बैंक का आपको लास्ट लिखना बाकी रह गया होगा, ये जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए। कल मैं आपके सामने अनेक सारे प्रश्न लेकर आऊंगा पवनों से रिलेटेड। पिछले जो सालों में आ रखे हैं, ईयर में अलग अलग एग्जामों में जो प्रश्न आ रखे थे, सारे एक साथ कलेक्ट करें। ईयर वाइज भी लिखा हुआ नाम लिखा आएगा। इस ईयर में ये प्रश्न आया था, इस एग्जाम में पूछा था, सारी बातें आपके सामने दर्शा दूंगा। बायस बैलेट का नियम क्या होता है समझा दूंगा भी। सही कह रहे हैं रचना जी, बिल्कुल आपकी जो बात है वो मान ली जाएगी। आप जो बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए द्वीप कहलाते हैं सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो और सेलेबस। ये द्वीप मिलाकर कहलाते हैं इंडोनेशिया देश के द्वीप कहलाते हैं। सुमात्रा, जावा, बाली, इधर बोर्नियो और सेलेबस द्वीप, ये द्वीप मिलाकर कहलाते हैं इंडोनेशिया देश के द्वीप कहलाते हैं। इंडोनेशिया देश के द्वीप। तो इंडोनेशिया इन देशों के द्वीपों में प्रवाहित होने वाली गर्म पवनें कहलाती है कोयम बैंक के नाम से जानी जाती है। और यहां मैंने दर्शाई थी ब्लैक रोलर के नाम से। ब्लैक रोलर, चिनूक कच्चा चिट्टा है, याद रखने के लिए कोई एग्जैक्ट चित्र नहीं है, एग्जैक्ट किताबों में भी दे नहीं रखा होता है। तो कच्चा चिट्टा दे रखा है चिनूक, ब्लैक रोलर और इधर लिखा है सांता आना के नाम से। ठीक है, नोट कर लिया। कोयम बैंक पवने कहलाते इंडोनेशिया देश से प्रभावित होने वाली गर्म पवने। ये पवने तंबाकू की खेती में हानिकारक के नाम कहलाती कोयम बैंक के नाम से। कल बढ़िया से तैयारी करके आना। कल मैं आपके सामने अनेक सारे प्रश्न लेकर आऊंगा इस पवनों से रिलेटेड। फर्स्ट ग्रेड से लगाकर आईएएस से लगाकर कांस्टेबल के जितने एग्जाम में प्रश्न आ रखे सारे लेकर आऊंगा। सरल, भारी, सभी तरह के प्रश्न होंगे। तो कल प्रश्न जो मिलेंगे, जो टाइप क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो पीडीएफ उसकी मिलेगी, आपको जरूर मिलेगी। पीडीएफ भी आपको उसकी मिलेगी। तो अगला सुनिएगा। यहां पर अगली जो गर्म पवनें हमने यहां पर देखी थी, उन गर्म पवनों के बारे में यहां पर हमने पढ़ा था और आगे गर्म पवनों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से गर्म पवनें रह गई थी यूरोप महाद्वीप की ट्रेमोंटेन गर्म पवनें, उनके बारे में कुछ चर्चा करना था। तो जरा सुनिएगा यहां पर अगली जो गर्म पवनें उनके बारे में। ब्रिकफिल्डर, नॉर्वेस्टर, ट्रेमोंटेन जो गर्म पवनें उनके बारे में जरा चित्र देखिएगा। यहां यूरोप महाद्वीप यूरोप महाद्वीप में चलने वाली गर्म पवनें कहलाती है ट्रेमोंटेन। ट्रेमोंटेन कहलाती है। ऑस्ट्रेलिया देश में चलने वाली गर्म पवनें कहलाती है ब्रिक फील्डर के नाम से। ब्रिक फील्डर। यहां पर देश से देश का नाम कहलाता है न्यूजीलैंड। यहां पर देश का नाम कहलाता है न्यूजीलैंड देश। न्यूजीलैंड है। सर क्वेश्चन सफेद रंग में मत लाना, बिल्कुल सही, आपकी बात मान ली जाएगी। सफेद रंग में नहीं लेकर आएंगे, ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया देश में चलने वाली गर्म पवनें कहलाती है ब्रिक फील्डर के नाम से जानी जाती है। न्यूजीलैंड देश में चलने वाली गर्म पवनें कहलाती है नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। यह कहलाती है नॉर्वेस्टर। न्यूजीलैंड देश में चलने वाली गर्म पवनें नॉर्वेस्टर, ऑस्ट्रेलिया देश में चलने वाली गर्म पवनें कहलाते नाम कहलाते ब्रिक फील्डर के नाम से जान जाती है। पहले ये वाला टॉपिक पढ़ें, फिर अगले टॉपिक पे चर्चा करूंगा। सर अगला टॉपिक कौन सा है? तो देखिए ऐसे प्रश्न मत करिए, अभी टॉपिक खत्म होगा अपना आप बता दूंगा, उससे पहले पहले चिंता मत करिए। तो ऑस्ट्रेलिया देश में चलने वाली गर्म पवनें ब्रिक फील्डर और न्यूजीलैंड देश में चलने वाली गर्म पवनें कहलाती है नॉर्वेस्टर कहलाती है। ये यहां पर महत्वपूर्ण। यूरोप महाद्वीप में चलने वाली गर्म पवनें कहलाती है ट्रेमोंटेन के नाम से जानी जाती है।
ये कुछ पवने रिमेनिंग थी जो यहाँ पर मैंने आपको दर्शाई। गर्म पवनों के नाम इनको नोट कर डालते हैं। यूरोप महाद्वीप में ट्रेमोंटेन, ऑस्ट्रेलिया देश में ब्रिकविल्डर, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। ये कुछ गर्म पवनों के बारे में थी सारी चर्चा यहाँ पर। तो देखिएगा, नोट कर लेते हैं सारा। यहाँ पर जो पिछला लिखा था उसी में हम लोग आगे, यहाँ पर ये जो पवने लिखे उसी में आगे हम नोट करते हैं। तो कोयम बैंक के बाद में ब्रिक फिल्डर, ऑस्ट्रेलिया देश में चलने वाली गर्म पवने ब्रिक फिल्डर कहलाती है। ब्रिक फिल्डर, देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में चलने वाले गर्म पवनों का नाम दिया जाता है ब्रिक फिल्डर के नाम से जाना जाता है। अगला है नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड देश में चलने वाली गर्म पवने। इसका नाम कहलाता है उत्तरी द्वीप और ये कहलाता है दक्षिणी द्वीप। नॉर्वेस्टर। तो मध्य में मुझे जल संधि बताइए, कौन सी है ये जल संधि? ये कौन सी जल संधि कहलाएगी? फोन कहें या फोहन कहें, एक ही बात है। फोन पवने मैंने बताई थी, याद करिए। फोन पवने चलती है फ्रांस देश से स्विट्जरलैंड की ओर, चलने वाली गर्म पवने कहलाती है फोन के नाम से। अंगूर के बागान में अंगूर को जल्दी पकाती है, नाम कहलाती है फोन कहें। फोहन न कहें या फोन कहें, एक ही बात है। कौन सी जल संधि है? उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य की जल संधि। कमेंट करके बताओ मुझे जरा जल्दी। पिछली बातें जरूर मैं आपसे पूछता रहूंगा साथ साथ। बोलिए, जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सी जल संधि है, क्योंकि पिछला जो पढ़ा है टेस्ट भी है साथ साथ। पिछला जो पढ़ा है रिवाइज करना मस्ट है आप लोगों के लिए। रिवाइज करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो जल संधि का नाम बताएं। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताना है। कौन सी कहलाती है जल संधि? जल संधि का नाम कहलाता है कुक जल संधि। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करने वाली जल संधि कहलाती है कुक जल संधि के नाम से जानी जाती है। तो ये कहलाती है कुक जल संधि के नाम से जानी जाती है। तो कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से, देखिए आकार में कौन सा द्वीप बड़ा नजर आ रहा है, उत्तरी या दक्षिणी? दक्षिणी द्वीप बड़ा है, उसी रेशियो में बनाया। उत्तरी द्वीप अपेक्षाकृत छोटा है। कैंटरबरी तो न्यूजीलैंड में घास के मैदानों को कहा जाता है।
कैंटरबरी कहा जाता है न्यूजीलैंड में घास के मैदान। कुक है जल संधि, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप, 2 द्वीप यहाँ पर प्रमुख हैं। देश का नाम कहलाता है न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है। बास जल संधि तो यहाँ पर है। ये जल संधि क्या कहलाती है? इस जल संधि का नाम है बास जल संधि। बास जल संधि यहां पर है। यह कहलाती है बास जल संधि। कुक जल संधि है और यह कहलाती है बास जल संधि। यहां पर एक जल संधि और है, नाम बताओ मुझे क्या है? इस जल संधि का नाम, ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तर दिशा में जो जल संधि है इसका भी नाम बताएं मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मंजीत जी ने सवाल अच्छा पूछा। सर न्यूजीलैंड तो ठंडा देश है, फिर गर्म पवनें कैसे चलती है? वहां पर भी दिसंबर के महीने में गर्मी पड़ती है। वहां पर भी न्यूजीलैंड देश में भी 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो वहां पर भी अर्थात गर्मी होगी दिसंबर के समय। हमारे यहाँ जब ठंड होती है तो वहां पर गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि वहां पर सीधी चीजें गिरती है सूर्य की किरणें। बताइए कौन सी जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तर दिशा में? उत्तर दिशा में जल संधि नाम कहलाती है टॉरस जल संधि। याद आ रहा है? कुछ भूली बिसरी यादों में कुछ क्लियर हुआ होगा, याद आ रहा होगा। जल संधि का नाम कहलाता है टॉरस जल संधि। दक्षिण दिशा में बास जल संधि, न्यूजीलैंड के द्वीपों के मध्य में, उत्तरी और दक्षिण द्वीपों के मध्य में कुक जल संधि कहलाती है। यह हमने यहां पर पढ़ा। अगला एक पवन और है, नाम कहलाता है ट्रे माउंटेन। किससे कहा जाता है पवने? ट्रे माउंटेन। ट्रे माउंटेन। यूरोप महाद्वीप में चलने वाली गर्म पवनें ट्रे माउंटेन कहलाती है। तो यूरोप महाद्वीप में जो गर्म पवनें चलती है नाम कहलाती है ट्रे माउंटेन के नाम से जानी जाती है। सही कहा, यह कहलाती है टॉरस जल संधि, बास जल संधि और एक कुक जल संधि। यहाँ पर पवनों के बारे में ब्रिकफिल्डर, नॉर्वेस्टर और ट्रे माउंटेन के नाम से जानी जाती है। ये हमने जल संधियाँ वगैरह यहाँ पर चर्चा की सारा, और साथ ही में पवने वगैरह हमने टॉपिक यहाँ पर गर्म पवनों का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। गर्म पवने जितनी भी है उनके यहाँ पर नाम और उनकी चित्रों के साथ में हमने वर्णन किया है। देखिए इतने सारे चित्र बना दिए यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि अनेक देश। ये नोट कर लीजिए ट्रे माउंटेन। फिर आगे हम बढ़ते हैं ठंडी पवनों के बारे में। आज पवने मेरा टॉपिक मैटर का तो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ मैं अपने स्तर पर सवाल कराऊंगा और कल टाइप किए हुए क्वेश्चन लेके आऊंगा। बहुत सारे कल तैयारी के साथ आइएगा। आज रिवाइज करना है। ये मत कहिएगा सर आज क्लास से बहुत थी, रिवाइज नहीं कर पाए, 8-10 थी। वो मुझे नहीं मालूम। आपको रिवाइज करना है तो मतलब करना है, चाहे रात में जागिए, दिन में पढ़िए, जो करना है वो करें, लेकिन रिवाइज मस्ट है। ऑकलैंड शहर, ऑकलैंड शहर आप जो पूछ रहे हो, ऑकलैंड है यहां पर, इस द्वीप के ऊपर है, नाम कहलाता है ऑकलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी कहलाती है वेलिंगटन। वो यहां पर है। ऑकलैंड एक प्रसिद्ध शहर है उत्तरी द्वीप पर, दक्षिणी एशिया पर द्वीप पर है। वेलिंगटन राजधानी भी कहलाती है। ब्लैक रोलर बाकी रह गई। ब्लैक रोलर मैंने बताई थी, याद करिए, अभी चित्र में दर्शा दूंगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बताई थी ब्लैक रोलर। लास्ट जो बची है वो पहले ही करवा चुका हूं, याद करिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। पवने टॉपिक एनसीईआरटी की 11th क्लास में दे रखा है। 11th क्लास की एनसीईआरटी में मैटर दे रखा है। ये जो मैंने बताया 11th क्लास की एनसीईआरटी में मैटर डाल रखा है। अब आते हैं ठंडी पवनों के बारे में। हो गया?
महेश जी आपके कमेंट भी मुझे नजर आ रहे हैं। महेश जी आप जो बार बार लिख रहे हैं नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, तो देखिए कई जन कह रहे हैं ब्लैक रोलर में पहले लिखवा चुका हूं, यहां पे नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिए। 2 लाइन लिखा है, यह पवने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में चलती है। ब्लैक रोलर में यहां पर दर्शा चुका हूं, देखिए ब्लैक रोलर ये मैंने यहां पर दर्शा दी है। ब्लैक रोलर पवने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलने वाले गर्म पवने नाम कहलाती है, ब्लैक रोलर के नाम से जानी जाती है। ये यहां पर दर्शा दी, देख लीजिए। और कोई डाउट हो तो बोलिए, अपने कमेंट कर दीजिए। सारे मैं वैसे गर्म पवने बता चुका हूं। अब आगे देखिए, कहा था कोयम्बैंग, तो ये ब्लैक रोलर या पवने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में चलती है। अगला जो आपने कहा था कोयम्बैंग, तो ये भी देखिए इंडोनेशिया देश में दर्शा दिए। इंडोनेशिया देश में प्रभावित होने वाली गर्म पवने ये तंबाकू की खेती है तो हानिकारक होती है। नहीं, पूरे वर्ष भर नहीं चलती है पवने, जैसे लू पवने पूरे वर्ष भर नहीं चलती है, गर्मियों के समय चलती है। गर्म पवने गर्मियों के समय चलेगी। काराबुरान भी बता दी थी, याद करिए। चीन देश में चलने वाली गर्म पवने, ये देखिए लिखा है काराबुरान यहां पर, काराबुरान। कल इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आऊंगा, नए तरीके से बताऊंगा। कल वाली क्लास जरूर सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन देश में चलने वाले गर्म पवने कहलाते हैं काराबुरान। तो देखिए इतने सारे चित्रों के साथ में हमने गर्म पवनों के बारे में चर्चा की है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इत्यादि में हमने फ्रांस स्विट्जरलैंड का चित्र देखा था, अंगूर के बागान में फॉन पवने, शैंपेन शराब के लिए प्रसिद्ध है पेरिस नगर, अनेक बातें यहाँ पर चर्चा की। हार्मेटन पवने, डॉक्टर पवनों की संख्या, बर्ग किन्हें कहा जाता है, सारी। अब आते हैं ठंडी पवनों के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ल्ड मैप में अब मैं चर्चा कर रहा हूँ ठंडी पवनों के बारे में। तो जरा यहाँ वर्ल्ड मैप में एक ही मैप की जरूरत पड़ेगी, लोकेशन यहाँ पर सारी देखेगा। तो देखिएगा ठंडी पवनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ठंडी पवने कौन कौन सी है जरा देखिएगा। उससे पहले लोकेशन मैं कहूँगा, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवने कहलाती है तो बुरान पवने। अब ठंडी पवने साइबेरिया कहाँ पर है पहले देख लीजिए, कुछ लोकेशन बताने जा रहा हूँ, उन्हें अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर देखिएगा, रूस देश का ये जो उत्तरी भाग है नाम कहलाता है साइबेरिया। साइबेरिया अत्यधिक ठंडा क्षेत्र। यहां पर इटली देश के पास में एक छोटा सा समुद्र का भाग है, इस समुद्र के भाग का नाम कहलाता है एड्रियाटिक सागर। भूमध्य सागर का ही भाग है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर कहलाता है। सर बता दो किस टॉपिक के सवाल लेके आओगे? सवाल लेके आऊंगा इसी टॉपिक के भूवायु तंत्र दाब पवनों के सवाल में एक बार आपके सामने लेकर आऊंगा। तो वो सवाल आपके सामने कल चर्चा करूंगा। पिछले एग्जामों में, अनेक सारे एग्जामों में किस ईयर में कौन सा सवाल आया था, क्या लेवल था उसका, आपको हार्ड लग रहा है भारी, कल सारे सवाल यहाँ समझाऊंगा। एग्जाम में आए हुए सवाल और मेरे बनाए हुए सवाल भी, सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ठीक है सर, चिनूक पवनों को एक बार फिर से बताना, जरूर बता दूंगा। ये ठंडी पवने कर लेते हैं, चिनूक पवने एक बार पुनः दर्शा दूंगा, याद रख के। ठीक है, एक बार ठंडी पवने 6-7 ही है, छोटा ये टॉपिक है, समझ लेते हैं। फिर एक बार से चिनूक पवने पुनः दर्शा दूंगा। ठीक है, एड्रियाटिक सागर, यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है फ्रांस। देश के नाम से, देश का नाम है फ्रांस। यहां पर है कनाडा देश, यह कहलाता है अलास्का। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है मैक्सिको। यहां पर देश है, देश का नाम कहलाता है मैक्सिको। और यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। और यहां पर एक दो देश है, देश का नाम कहलाता है ऑस्ट्रेलिया के नाम से, ऑस्ट्रेलिया।
तो ये सारी लोकेशन काम आने वाली है। ये साथ में देखेगा कौन कौन से, अर्थात चक्रवात अलग कारणों से उत्पत्ति होती है, चक्रवात इन स्थानीय पवनों के कारण उत्पत्ति नहीं होती है, उसका कारण अलग होता है, वाताग्र वगैरह, वो अलग टॉपिक है, अलग सिस्टम है बिल्कुल। तो देखिएगा एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर इटली देश के बिल्कुल पास है, भूमध्य सागर का ही भाग है। इधर देश है फ्रांस, यहाँ पर देश है ऑस्ट्रेलिया, इधर है साइबेरिया, रूस देश का भाग है। ये कहलाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश अर्जेंटीना, और ये कहलाता है मैक्सिको देश, और ये कहलाता है अलास्का के नाम से जाना जाता है, अलास्का कहलाता है। और ये देश कहलाता है इधर कनाडा, अलास्का यूएसए का पार्ट है, और ये कहलाता है कनाडा के नाम से जाना जाता है। अभी पवने लिखने के बाद ये भी बताना अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है, और मैंने बताया था 5वां पवनों का नामकरण क्यों रखा गया है, कुछ छोटे बड़े बिंदु और भी चर्चा करूंगा। तो पहले यहाँ ठंडी पवने समझ लेते हैं। यहाँ पर है कनाडा, अलास्का, मैक्सिको, अर्जेंटीना, एड्रियाटिक सागर, फ्रांस, साइबेरिया और ऑस्ट्रेलिया देश। ये सारे कलम अभी समझते हैं यहाँ ठंडी पवनों के बारे में। तो यहाँ पर समझिएगा कौन कौन सी ठंडी पवनें नामकरण। एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में चलने वाली जो ठंडी पवनें, इन ठंडी पवनों का नाम दिया जाता है बोरा के नाम से जानी जाती है। एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है बोरा। एड्रियाटिक समुद्र का भाग है, इस समुद्री क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है बोरा के नाम से जानी जाती है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनों को नाम दिया जाता है बुरान के नाम से जाना जाता है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है बुरान के नाम से जानी जाती है। कनाडा देश के उत्तरी भागों में चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है ब्लिजार्ड कहलाती है, ब्लिजार्ड। या इसी का दूसरा नाम होता है तड़ित झंझा। कनाडा देश के उत्तरी भागों में चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है ब्लिजार्ड या तड़ित झंझा के नाम से जानी जाती है। ब्लिजार्ड या तड़ित झंझा उत्तरी भागों में चलेगी तो कई बार इतनी ठंडी होगी है कि बर्फीली वर्षा कर देती है, हिम वर्षा या स्नोफॉल करने में योगदान देती है। तो स्नोफॉल करने में योगदान देती है ब्लिजार्ड या तड़ित झंझा पवनें। तो कनाडा देश के उत्तरी भागों में चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है, ये कनाडा देश के उत्तरी भागों में हिम वर्षा करने में योगदान देती है। यूएसए देश के अलास्का क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है बिली बाव के नाम से जानी जाती है, बिली बाव, बिली बाव के नाम से जानी जाती है। तो थार के मरुस्थल के अलावा गोबी, तकला मकान, अरेबियन में भी चलती है, लेकिन अब वो इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। वैसे तो विश्व स्तर पर गर्म पवनें 200 से ज़्यादा गर्म पवनें, अब सारी तो हम नहीं पढ़ सकते यहाँ पर। इंपॉर्टेंट जो पवनें थी वो मैं आपके सामने लेके आ गया, और इंपॉर्टेंट प्रत्येक मरुस्थल में कोई ऐसा नामकरण नहीं है। अरेबियन मरुस्थल में तो बताया था मैंने, याद करिए। अरब के क्षेत्र में बताया था सिमुम पवनें, याद करिए। अरब के मरुस्थल में चलती है, अरब के क्षेत्र में सिमुम पवनें कहलाती है, याद करिए। वहां पर नाम बता दिया था मैंने आपको। तो अलास्का क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है बिली बाव के नाम से जानी जाती है। मैक्सिको देश में चलने वाली गर्म अर्थात ठंडी पवनों का नाम कहलाता है पापाग्यो पवनों के नाम से, पापाग्यो पवनें। मैक्सिको देश में चलने वाली ठंडी पवनों का नाम दिया जाता है पापाग्यो पवनों के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना देश में चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है पेम्परो के नाम से जानी जाती है। अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है पेम्परो के नाम से। और एक इंपॉर्टेंट पवन है, फ्रांस देश में चलती है ठंडी पवनें, इसका नाम कहलाता है मिस्ट्रल। ये अक्सर एग्जामों में नाम आता है मिस्ट्रल। बाजार से फैन लेकर आते हैं, टेबल फैन लिखा आता है मिस्ट्रल ऊपर, इसका मतलब है ठंडी हवा देगा। तो फ्रांस देश में चलने वाली ठंडी पवनें नाम कहलाती है मिस्ट्रल के नाम से जानी जाती है, कहलाता है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल कहलाती है फ्रांस देश में चलने वाली ठंडी पवनें। और ऑस्ट्रेलिया देश में चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है, इनका नाम कहलाता है बिली बिली। बिली बिली के नाम से जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया देश में चलने वाली ठंडी पवनें, इनका नाम कहलाता है बिली बिली कहलाती है। ये हैं विश्व स्तर के प्रमुख ठंडी पवनों के नाम। बोरा चलती है एड्रियाटिक सागर में क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें बुरान।
कनाडा देश के उत्तरी भागों में चलने वाली ठंडी पवनें ब्लेजार्ड या तड़ी झंझा हिमवर्षा या स्नोफॉल करने में योगदान देती है। हाँ, विली विली कहें, बिली बिली कहें, एक ही बात है। कई जगह ब लिखा आता है, कई जगह व लिखा आता है, एक ही बात है। ब्लेजार्ड या तड़ी झंझा ये चलती है कनाडा देश के उत्तरी भागों में। अलास्का क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है विली वाव कहें या बिली वाव कहें, व और ब यहां पर दोनों आता है लिखा, बिली वाव या विली वाव के नाम से जान जाती है। मैक्सिको देश में चलने वाली ठंडी पवनें पापागियो, अर्जेंटीना देश में चलने वाली ठंडी पवनें पेम्परो और ऑस्ट्रेलिया देश में चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है बिली बिली के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर नाम देखिए ब पर ही है, बोरा, बुरान, ब्लेजार्ड, बिलीबाव, बिली बिली और या फिर प पर है देखिए पापागियो और पेम्परो। ये ब या प पे इनके ज्यादातर नाम है, ब पे नाम इनके अधिक है। ये सारी कुछ ठंडी पवनों के नाम हुए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो ठंडी पवनें हैं सारी मैंने यहाँ पर दर्शाई चित्र के साथ में, इन्हीं का वर्णन लिख डालते हैं। विश्व की प्रमुख ठंडी पवनें, बढ़िया, अच्छी बात है, नाम अच्छे से याद हो जाएगा अब तो, बढ़िया है। भारत में कोई ठंडी फेमस पवन नहीं है। तो यहां पर हम लोग नोट करते हैं प्रमुख ठंडी पवनों के बारे में। गर्म पवनें यहां तक थे, अब आते हैं ठंडी पवनें। ठंडी पवनें, पहला है बोरा। हाँ, बोरा ही रखना है, थैला नहीं कर देना, नाम इनका बोरा ही है। पवनों का नाम क्या कहलाएगा? बोरा पवने। एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में, कौन बताएगा? एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में कौन सी नदी जाकर गिरती है? एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में गिरने वाली नदी का नाम बताना है, कमेंट करके बताएं मुझे। एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में जाकर कौन सी नदी गिरती है? पिछला पढ़ा है, रिवाइज किया हो तो बताए। एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें, एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें। दूसरा है बुरान, बुराना। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें, बिल्कुल सही कहा रविंदर जी, और कई जने कमेंट सही कर रहे हैं। पो नदी गिरती है एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में जाकर, इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली गंगा कहते हैं, वही जाकर गिरती है एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में, बिल्कुल सही कहा। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली रूस के साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें, ब्लिजार्ड या तड़ी झंझा, ब्लिजार्ड या तो देखेगा कनाडा देश के उत्तरी भागों में नोट कर लीजिएगा साथ साथ, कनाडा देश के उत्तरी भागों में चलने वाली ठंडी पवनें। ये पवनें कनाडा देश में
यहाँ हिम वर्षा होता है स्नोफॉल। हिम वर्षा करने में योगदान देती है। हिम वर्षा करने में योगदान देती है। यूएसए देश के अलास्का क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें। यूएसए देश के अलास्का क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें। पापागियो पवनें। मेक्सिको राष्ट्र में चलने वाली ठंडी पवनें। नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है सारी जो मैं नाम लिख रहा हूं। ठंडी पवनें, और पहले हम कर चुके हैं गर्म पवनें। पेम्परो। अर्जेंटीना देश कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, देश में चलने वाली पेम्परो पवनें। यहां तक नोट करिएगा। नोट कर लीजिए एक बार। बोरा, बुरान, ब्लिजार्ड, बेलिबा, पापागियो और पेम्परो, यहां तक नोट करिए। 2-3 पवनें और है, जल्दी नोट करेंगे, फिर हमारे टॉपिक ठंडी पवनों का कंप्लीट होगा। एक बार चिनूक पवनें पुनः दर्शा दूंगा, जो डिमांड थी यहां पर, तो ये लिख लीजिए। इसके बाद में एक बार चिनूक पवनें पुनः दर्शा दूंगा। हो गया। देखिए, ठंडी पवनें होगी तो विंटर में चलेगी सामान्यतः, गर्म होगी तो गर्मियों में चलेगी सामान्यतः। तो ये कहलाती है पेम्परो। बोरा, बुरान, ब्लिजार्ड, बेलिबा, पापागियो, पेम्परो। अगली है बिलिबिली। अगली पवन है बिलिबिली। ऑस्ट्रेलिया देश में प्रवाहित होने वाली ठंडी पवनें, और लास्ट है यहां पर मिस्ट्रल।
फ्रांस में गर्म पवने कौन सी थी चलने वाली? फ्रांस की गर्म पवनों को नाम क्या देंगे? फ्रांस में चलने वाली गर्म पवनों का नाम क्या दिया जाएगा, बताएं जरा कमेंट करके। फ्रांस देश में चलने वाली गर्म पवनों के नाम। फ्रांस देश में चलने वाली गर्म पवने फोन कहलाती है और ठंडी पवनों का नाम क्या कहलाएगा? मिस्ट्रल के नाम से जानी जाती है। तो गर्म पवने फोन और ठंडी पवने कहलाती है मिस्ट्रल के नाम से जानी जाती है। तो ये गर्म और ठंडी पवनों के यहाँ पर नाम लिखें, फोन पवने और ठंडी पवने। फोन कहलाती है गर्म, मिस्ट्रल कहलाती है ठंडी पवनों के नाम। तो ये कहलाएगी गर्म और ठंडी पवनों के बारे में चर्चा की हमने। बहुत सही कहा, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं आप लोग, सही दिशा में जा रहे हैं। फोन पवने कहलाती है गर्म, जो अंगूर के बागान में अंगूर को जल्दी पकाती है। चिनूक पवनों को हिमबक्षिणी पवने कहा जाता है यूएसए देश में, नोट कर लीजिए। फिर आगे और चर्चा करते हैं। मैंने बताया था टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बताऊंगा यहाँ पर अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है, घोड़े वाला अक्षांश किसे कहा जाता है, पहले उसके बारे में चर्चा करूंगा। फिर आगे और चर्चा करेंगे अनेक बिंदुओं पर। व्यापारिक पवनों का नाम व्यापारिक क्यों रखा गया? पछवा पवने तो पश्चिम से चलती है इसलिए पछवा पवने। तो ये अभी समझते हैं हम इस चित्र में, अगले चित्र में हम लोग आएंगे। सॉरी, गर्म नहीं, ठंडी, यहां पर ठंडी पवने, सही कर लीजिए इसको। फ्रांस देश में चलने वाली ठंडी पवने मिस्ट्रल और गर्म पवने कहलाती है। बस आप भावनाएं समझ जाइए, भावनाएं जो समझ जाइए महत्वपूर्ण है। शब्द तो यही था, ठंडी लिखना चाह रहा था, गर्म हो गया गलती से। तो बस भावनाएं समझिए, मैटर समझ जाइए, वो महत्वपूर्ण है। शब्दों पर नहीं, भावनाओं पर काम चलेगा। हाँ, सही कर दिया मैंने पुनः यहां पर। देखिए समझ में आया तो कोई भी गलती भी सही हो जाती है, पता चल जाता है गलत हो गया या सही हुआ है। देखिए अच्छे समझ के लिखा है तो आराम से गलत और सही का अंदाजा हो जाता है, और रट लिया होता है तो पता ही नहीं चलता कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। हो गया? यहां तक अब हमने लिखा इन ठंडी पवनों के बारे में। अब मैं यहां पर कहा था एक चिनूक पवने एक बार पुनः दर्शा दूंगा। मैं आपके सामने सवाल आ रहा था, तो चिनूक पवने जरा एक बार पुनः समझ लीजिए जल्दी से। ये अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर देश से देश का नाम कहलाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए देश कहलाता है। यहाँ पर एक पवन है अर्थात पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत के नाम से। इधर एक घासभूमि है, घासभूमि का नाम कहलाता है प्रेरीज घासभूमि, प्रेरीज ग्रासलैंड के नाम से। ठीक है, तो प्रेरीज घासभूमि, यहां पर प्रेरीज घासभूमि, इधर नाम है, नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत के नाम से। तो यहां पर एक रॉकीज पर्वत को पार करके चलने वाली गर्म पवने कहलाती है। इन पवनों का नाम कहलाता है चिनूक के नाम से जाना जाता है। रॉकीज पर्वत को पार करके चलने वाली गर्म पवने नाम कहलाती है चिनूक के नाम से जानी जाती है। पवने कहलाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत को पार करने के बाद चलने वाली गर्म पवने चिनूक पवने कहलाती है। ये पवने प्रेरीज घासभूमि पर कई बार इतनी ज्यादा बर्फ जम जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है 0 डिग्री से, बर्फ जम जाती है। बर्फ जमेगी, घासभूमि है, तो पशुओं को जब चरेंगे घास को, तो पशुओं को घास चरेंगे, ऊपर बर्फ होगी तो बड़ा ठंडा लगेगा, तो यहाँ पर ठंड ज्यादा लगेगी, पशुओं को चढ़ने में दिक्कत होगी। लेकिन जब ये गर्म पवने प्रवाहित होगी तो घास के ऊपर की बर्फ होगी वो क्या होगी, पिघल जाएगी। तो बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ को खा लेगी ये पवने अर्थात, तो नाम क्या पड़ गया, स्नो ईटर या हिम बक्षिणी पवने कहलाती है। जब ये गर्म पवने जाएगी तो बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ को खा लिया अर्थात इसने, नाम पड़ गया हिम बक्षिणी पवने। हिम का भक्षण, हिम मतलब बर्फ, भक्षण मतलब सेवन करना, हिम बक्षिणी पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवने यूएसए देश के अंदर प्रेरित घासभूमि पर जमे बर्फ को पिघालने में सहायता करती है, नाम कहलाते हैं हिम बक्षिणी। और इससे बर्फ पिघलेगी तो पशुओं को चरने में बड़ी आसानी रहेगी, इस कारण से इन्हें पशु चारण में सहायता करने वाली पवने कहलाती है, नाम कहलाएगी पशु चारण में सहायक पवने, नाम कहलाती है चिनूक पवनों के नाम से।
ये एक बार पुनः कहा था तो मैंने समझा दिया। चिनु पवने कहलाती है। मैटर में मैंने वर्णन लिख दिया था सारा, यहां पर सेम बात यही जो बोला, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, मैंने कहा था धाप कटिबंध में जो हमने पढ़ा था, अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपके सामने चर्चा कर रहा था। अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है, सुनिएगा जरा। यहां हमने पढ़ा 23.5 डिग्री गुजरती है यहां से भारत से होकर, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री या कर्क रेखा कहें। इधर मैं मैप बना रहा हूं, जरा अच्छे समझिएगा। और यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है भारत। भारत यहां पर दर्शा रखा है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और अश्व अक्षांश किसे कहते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं, जरा अच्छे समझिएगा। तो 23.5 डिग्री यहां से भारत से होकर गुजरती है। और यहां पर इधर एक क्षेत्र है, नाम कहलाता है अरब का क्षेत्र कहलाता है, अरबियन क्षेत्र, अरब का क्षेत्र। यह क्षेत्र कहलाता है, अरब के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं, अरब का क्षेत्र, अरब का क्षेत्र, अरेबियन रीजन, सऊदी अरब इत्यादि देश है, अरब का रीजन कहलाता है, अरब क्षेत्र कहलाता है। सर एक प्रश्न पूछना है, पूछिए, बिल्कुल, कोई स्वागत है सभी का, तो प्रश्न पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं अब समझाते समय इधर प्रश्न नहीं देख पाऊंगा तो अलग बात है, वरना आप प्रश्न पूछिए, जरूर आंसर दूंगा। पहले यहां पर अश्व अक्षांश समझते, आगे और बिंदु आएंगे, समझते जाएंगे। 22 बैलेट का नियम क्या होता है वो भी दर्शा दूंगा। पहले जो मैं बताऊं वो पहले एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा। यहां पर है भारत, इधर है अरब का क्षेत्र, और यहां पर एक रेखा गुजरती है, रेखा का नाम कहलाता है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। पढ़ा था हमने, याद करिए, 0 डिग्री या ये रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा के नाम से, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, इक्वेटर। अब पवने पढ़िए, याद होगा तभी आगे काम चल पाएगा। और यहां इधर एक रेखा और नाम कहलाती है 35 डिग्री अक्षांश की रेखा, 35 डिग्री, 23.5 से 35 डिग्री। 23.5 से 35 डिग्री के बीच के क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया था, याद करिए। 23.5 से 35 डिग्री, कमेंट करके पहले मुझे बताएं, 23.5 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र का हमने क्या नाम दिया था ग्लोब में। 23.5 से 35 डिग्री अक्षांशों को किन अक्षांशों के नाम से जाना जाता है, कौन सा दाब कटिबंध कहलाएगा, यूं कहना चाह रहा हूं। 23.5 से 35 डिग्री के मध्य में कौन सा दाब कटिबंध स्थित है, कौन सा दाब कटिबंध आता है, बताएं मुझे जरा। जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं वो तो मैं आपको मॉनसून टॉपिक में बताऊंगा, वहां समझेंगे। इंडियन मॉनसून पढ़ेंगे उस दिन बताऊंगा जेट स्ट्रीम क्या है, पछवा पवनों का ही पार्ट होता है। मुझे यहां कमेंट करके बताएं, 23.5 से 35 डिग्री के बीच के क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया था, उसका नाम क्या था जरा बताएं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। तो ये क्षेत्र देखिए, ये सारा क्या है, यहां पर जो मैं आपको दर्शा रहा हूं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र है। ये सारा क्षेत्र है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र में आता है भारत का उत्तरी भारत का भाग। सही कहा आपने, जरा समझिएगा। अब यहां पर बातें जो महत्वपूर्ण है, इसी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र में यहां पर एक शहर स्थित है, शहर का नाम कहलाता है देश की राजधानी दिल्ली। नई दिल्ली कहें या दिल्ली कहें, दिल्ली भारत की राजधानी। यहां पर आज से पुराने समय में मध्यकाल में भी भारत की राजधानी प्रमुख शहर कौन सा रहा है भारत का, पहले मध्यकाल मुगल शासन के दौरान, उस दौरान भी सामान्यतः भारत का जो पिछले कुछ समय से सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र रहा है, राजधानी नगर रहा है, वो रहा है दिल्ली। कुछ समय कोलकाता भी रही थी,
लेकिन भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर है, नाम कहलाता है दिल्ली, राष्ट्र की राजधानी के रूप में। अब देश की राजधानी है, समझिएगा, सही दे रहे हैं आप आंसर, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब। अब ये राष्ट्र की राजधानी है, ये दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली में पुराने समय में भी राजा महाराजाओं का शासन होता था, तब भी ये राजधानी के रूप में रहता था। ठीक है, अब कमेंट देख ले मैंने, तो यहां पर जरा समझिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहलाता है दिल्ली के नाम से। तो पुराने समय राजा महाराजाओं के समय भी उस समय युद्ध हुआ करते थे, और युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट जंतु कौन सा होता था? युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट जंतु होता था घोड़ा। लड़ने के काम आने में, दौड़ने भागने में जो काम आता, सबसे इंपॉर्टेंट जंतु था घोड़ा। तो यहां पर देखे, भारत का पहले विदेशों के साथ में क्या था? व्यापार था पहले भी, और आज भी व्यापार है अनेक देशों के साथ में। तो यहां पर देखिए, इधर से एक पवने चलती है, इन पवनों का नाम कहलाता है व्यापारिक पवनों के नाम से। इस क्षेत्र से हमने ऐसे पवने पढ़ी थी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, उत्तरी गोलार्ध में। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से यहां से एक पवने चलती है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। याद आ रहा है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने कहलाती है, ये पवने कहलाएगी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। तो यहाँ युद्ध के समय में सबसे इंपॉर्टेंट जो जंतु था, जंतु का नाम कहलाता है घोड़ा। अब जब हम यहाँ से व्यापार करते थे, हमारे यहाँ से मसाले वगैरह, सोने चांदी वगैरह इत्यादि हम जब निर्यात किया करते थे, यहाँ से भेजते थे अरब क्षेत्र की ओर जब जाता था, तो हमारा जहाज जब यहाँ पर जाता था तो व्यापारिक पवने इनके साथ साथ जाती थी, यहाँ पर व्यापारिक पवने। तो जब जहाज इधर से इधर की ओर जाएगा तो पवने भी ऐसे ही थी, पवने भी इसी प्रकार से जाती थी। तो यहाँ जहाज के जाने का जो मार्ग हो गया वो कुछ ऐसा था, यहाँ बंदरगाह से होकर जाता था इधर की ओर, यहाँ बंदरगाह से इधर की ओर, और यहाँ जाता था अरब क्षेत्र में, अरब क्षेत्र की ओर यहाँ पर जाते थे, अरब के बंदरगाह वगैरह यहाँ से। तो हमारे इधर से सामान जाता था और पुनः वापस क्या आते थे इसके बदले? पहले था वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार हुआ करता था। क्या था? वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार। आजकल तो वस्तु के बदले मुद्रा होता है। तो हम जब यहाँ से व्यापार करते थे, व्यापार इधर से होकर करते थे हमारे बंदरगाहों से, और इधर जाता था सामान, बदले में क्या आता था वापस? बदले में हम मंगाते थे अरब क्षेत्र से। अरब का क्षेत्र घोड़ों के व्यापार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अरबी घोड़ा होता है वो दुनिया भर में सबसे अच्छा माना जाता है। याद नहीं आ रहा तो मैं एक पोयम बता रहा हूँ, बचपन में जो पढ़ा था, तो बचपन में पढ़ा था, घोड़ा अपना चर्बी है देखो कितने, ऐसा नहीं पढ़ते थे। तो घोड़ा होता है सबसे बढ़िया घोड़ा माना जाता है दुनिया भर का, वो कहलाता है अरब के क्षेत्र का। तो हम यहाँ पर जो वस्तुएं व्यापार करते थे, सोने चांदी मसाले इत्यादि, कपड़ों का व्यापार, इसके बदले में वापस आता था अरब क्षेत्र से घोड़ा। अब जब यहाँ से घोड़ा लेकर आते थे इधर से इधर की ओर, यहाँ से इधर की ओर जब घोड़ा लेकर आए तो इधर तो क्या होता था हमारे लिए, तो जब सामान बेचते थे तो व्यापार में सहायक होती थी पवने, लेकिन इधर से जब घोड़ा लेकर आते तो पवने क्या होगी? पवने के विपरीत दिशा में चलना होगा। इधर से पवने आ रही है और इधर से जहाज आ रहा है, तो विपरीत दिशा में जाना पड़ता था। और विपरीत दिशा में जब जाएंगे तो इनके लिए व्यापार में क्या होगा? हानिकारक होगी ये पवने, इसलिए इन पवनों का नाम पड़ गया व्यापारिक पवनों के नाम से। हमारे लिए तो व्यापार में सहायक, और अरब क्षेत्र से आने वाले जहाजों के लिए व्यापार के लिए नुकसानदायक, इसलिए इन पवनों का नाम क्या पड़ गया? व्यापारिक पवने। अक्षांश क्यों कहेंगे, कारण भी अभी ये भी समझेंगे। नाम क्या पड़ गया? व्यापारिक पवने। हमारे लिए तो व्यापार में सहायक, जबकि उधर से आने वाले सामान के लिए व्यापार में। सर एक बार और बताए नहीं, अच्छे से सुनिएगा, मैं बहुत बार रिपीट करता हूं, आप अच्छे से सुनने का प्रयास करिए, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है मुझे, तो आप एक बार अच्छे से सुनिएगा। यहां पर जो सारी बातें बता रहा हूं, चित्र बनाकर सारा दर्शा रहा हूं, अभी तो पूरा बताया भी नहीं है, अच्छे से सुनिएगा एक बार, अच्छे से कंप्लीट बातें बता रहा हूं पुनः एक बार, अभी तो पूरा भी नहीं किया था। बीच में कमेंट नहीं करें, बीच में केवल सुनते रहे आप। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में दिल्ली, यहीं पर घोड़े आते थे, जहां से विदेशों से हम जो भी सामान निर्यात करते यहीं से होता था और यहीं आते थे वापस। तो यह दिल्ली है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में, यह कहलाता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। 23.5 से 35 डिग्री उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। 5 मिनट का ही समय, जल्दी समझिएगा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र 23.5 से 35, यहीं पर है भारत का दिल्ली, और इधर ही है अरब का क्षेत्र। हम जब यहाँ से व्यापार करते थे तो हमारे साथ में चलती थी व्यापारिक पवने, तो हमारे लिए तो लाभदायक। इधर हम सामान भेजते थे, यहाँ पर जो बिंदु के रूप में दर्शा रहा है इधर की ओर व्यापार के स्थानों पर,
और उधर से जब वापस आता था, हमारे सामान के बदले में आते थे जहाजों में घोड़े जब आया करते थे, घोड़े जब इधर की ओर वापस से आते तो देखिए घोड़े जहाजों में लाद कर लेके आते। पहले इंजन वाले जहाज तो होते नहीं थे, इंजन वाले जहाज नहीं होते, चप्पू वाले नावें होती थी, उनमें 100 घोड़े तो कम से कम लेकर आएंगे। व्यापार होगा तो 1-2 घोड़ों से काम नहीं चलेगा, 50-100 घोड़े, और 100 घोड़े लाए इसका मतलब 400 व्यक्तियों के बराबर तो वजन होगा। 300-400 व्यक्ति, एक घोड़ा 2-3 आदमियों के वजन के बराबर होता है, तो लगभग 3 गुना तो होगा। तो 400 घोड़े लाए तो 1000-1200 व्यक्तियों को यदि एक साथ, या 100 घोड़े भी लाए तो 400 व्यक्तियों के बराबर यहाँ वजन होगा नाव में। तो घोड़ों को बैठाकर उल्टी दिशा में नाव चलाना, व्यापारिक पवनों के उल्टी दिशा में, तो यहाँ पर बड़ा दिक्कत होता। तब क्या करते, एक ही समस्या का उपाय, ज़्यादा देर तक चलाएंगे और इतने सारे घोड़े, हाथों में थकान हो जाएगी, क्या करें, घोड़ों को पानी में फेंक देते थे, घोड़ों को पानी में उतार देते थे, नावें क्या हो जाती, हल्की। अब घोड़ों को जब पानी में उतार देते थे तो क्या होता है, घोड़ों को पानी में उतार दे, नाव हो गई हल्की। और अब नाव को जब चलाते, जैसे हम कई बार मोटरसाइकिल चलाते हैं, पीछे हमारा पालतू कुत्ता होता है, वो दौड़ता रहता है, आता रहता है, सेम वैसे यहाँ जब पानी में घोड़ों को उतार देंगे और नावें जब आगे बढ़ाएंगे चप्पू चलाकर, थकान कम होगी क्योंकि वजन यहाँ पर कम हो गया है। अब जब नावें आगे की ओर बढ़ेगी तो घोड़े भी पीछे पीछे तैरते हुए आएंगे। अब आप कहें पूरा ही ले आए घोड़ों को यहाँ तक, नहीं, घोड़े खुद थक जाएंगे। थोड़ी देर नाव चलेगी, फिर वापस घोड़ों को बिठाएंगे, फिर वापस नाव चलेगी, फिर बिठाएंगे, ऐसे लगातार चलता रहेगा, उतारना बिठाना। और अंततः यहाँ से घोड़े जो चले थे वो यहाँ पर भारत तक पहुँच जाते हैं और वापस कहाँ पहुँचा दिए जाते हैं इसके बाद, दिल्ली में। तो दिल्ली उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में, और ये वाले जो क्षेत्र यहाँ से घोड़ा लेकर आते थे ये किसमें, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। तो यहीं से घोड़ा आता और यहीं पर पहुँचा दिए जाते समुद्री मार्ग से। तो ये अश्व, घोड़े वाला अक्षांश कहलाता है, इसी को नाम पड़ गया अश्व अक्षांश कहलाता है। घोड़ों के व्यापार के लिए यहाँ से घोड़े आते और यहीं घोड़े पहुँचा देते, नाम पड़ गया अश्व अक्षांश कहलाता है। अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े वाला अक्षांश अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसका नाम पड़ गया अश्व अक्षांश कहलाता है। तो देखिए घोड़े लेकर आते तो इनके लिए व्यापार में नुकसानदायक, हमारे लिए व्यापार में सहायक हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया व्यापारिक पवने। व्यापार में लाभदायक, व्यापार में नुकसानदायक, घोड़ों के व्यापार में तो नाम पड़ गया व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही शब्द है। अश्व अक्षांश को घोड़ अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र को ये अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ लिया काफी है, बस इतना सा इंपॉर्टेंट है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहा जाता है। खास तौर से इसमें भी स्पेशली पूछ ले, अश्व अक्षांश का मतलब हुआ 23.5 से 35 डिग्री, और इसमें स्पेशली पूछ ले अश्व अक्षांश का मुख्य रूप से विस्तार, तो हमारा आंसर होगा 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पर कहें तो अश्व अक्षांश उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र है, और इसी में विशेष तौर से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों को ही अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। पछवा पवने तो इधर की ओर है, याद करिए, ये है पछवा पवने, ये जो पवने दर्शाई ये पछवा पवने, पछवा पवने तो वापस नहीं समझा सकता, पवने समझाने में 1 घंटा लगेगा समय, वो पिछले सारे टॉपिक रिवाइज करने पड़ते हैं तब के जाके पवने समझ में आएगी। पछवा पवनों की दिशा तो ये उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में ये दिशा, यहां पर ये भी पछवा पवने दक्षिणी गोलार्ध में। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, याद करिए, पढ़ा था हमने यहां पर। 0 भी नहीं बल्कि 10 डिग्री से चलेगी इधर, ये कहलाते 40, 50, 60 डिग्री पछवा पवने, ये भी पछवा पवने कहलाती है, वो हमने अलग से पढ़ चुके हैं, याद करिए। तो ये कहलाता है व्यापारिक पवने, व्यापार में लाभदायक और नुकसानदायक, तो नाम पड़ गया व्यापारिक। घोड़े यहाँ से यहाँ पहुँचा दिए गए, तो इधर घोड़े से अश्व और इधर भी यहाँ अश्व पहुँचा दिया गया, नाम पड़ गया इसका अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अश्व अक्षांश उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहा जाता है, और इसका विस्तार मुख्य रूप से एग्जैक्टली पूछा जाए तो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में होता है।
तो अश्व अक्षांश का विस्तार प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में, 30 to 35 डिग्री के मध्य में कहलाता है। यही कहलाता है अश्व अक्षांश। वैसे तो मोटे मोटे तौर पर पूरे को और एग्जैक्ट पूछे तो 30 से 35 डिग्री, ये कहलाता है अश्व अक्षांश कहलाता है। इधर वाले को अश्व अक्षांश नाम दिया तो इधर भी नाम पड़ गया, दक्षिण में भी ये व्यापारिक पवने कहलाए थे, इधर वाली का भी नाम व्यापारिक पवने कहलाएगा। तो पढ़ा था हमने, याद करिए। इधर भी यहां पे पवने चलेगी पछवा पवने, इधर पवने चलती है व्यापारिक पवने। पुनः वो पवने तो मैं आपको समझा चुका, वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा है अभी अश्व अक्षांश। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र ही अश्व अक्षांश कहलाता है, विशेषतया 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। पछवा पवने समझिए, मेरी पिछली वीडियो है वो सारी एक बार समझ लीजिए। ये यहां पर व्यापारिक पवने कहलाएगी और यहां से पवने चलेगी, नाम वो कच्चा चिट्टा था तो यहां पर कहलाती है पछवा पवनों के नाम से जानी जाती है। ये कहलाएगी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। पक्का चिट्टा बनाओ एकदम, थोड़ा सटीक, तो गलत नहीं दर्शाई, ठीक है। वो कच्चा चिट्टा था, आपको दर्शा बताने के लिए था। और ये वैसे होगी ये पछवा पवने, ये कहलाते हैं पछवा पवने। ऐसे यहां पर ये उत्तरी गोलार्ध की, दक्षिण गोलार्ध की, ये उधर दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवने, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने। ये कहलाएगा अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत बोलिए? समय हो गया मेरे ख्याल से। कल आएंगे, इसमें प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, और भी कई सारे बिंदु है, चर्चा करेंगे प्रश्नों के साथ में। कौन से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आए, एग्जाम प्रश्न सॉल्व करने। कल पहली बार मैं आपके सामने अनेक सारे एग्जामों के प्रश्न लेके आऊंगा, टाइप क्वेश्चन, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे भी। तो ये कहलाते हैं पछवा पवने और यहाँ पर अश्व अक्षांश रिलेटेड इनसे टॉपिक। ये सारे हमने बिंदुओं पे चर्चा की। आज अनेक सारे बिंदु समझे हमने। गर्म पवने और ठंडी पवनों का मैप भी हमने देखा था। ठंडी पवनों के बारे में बोरा, बुरान, ब्लिजार्ड, बिलीबाव, पापागियो, पेम्परो, और इधर हमने पढ़ा मिस्ट्रल, बिली, अनेक सारे ठंडी पवनों के बारे में भी चर्चा की है। कल प्रश्नों पे होगा चर्चा। आज इतना ही, धन्यवाद।